गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया के कारण होने वाली खाद्य जनित बीमारी है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खाद्य जनित मतलब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो समझिए कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशीय जीव होते हैं। और ये मोनेरा किंगडम, अगर हम पांच जगत वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये मोनेरा किंगडम के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। तो बैक्टीरिया में आप सबसे पहले समझे कि बैक्टीरिया क्या है। तो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिका से बने होते हैं। और ये पांच जगत वर्गीकरण में इन्हें हम मोनेरा के अंतर्गत रखते हैं और इनमें सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी होते हैं। कई सारे बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो दूध का दही में परिवर्तन जो है वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो कैसी फूड बॉर्न इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो जीवाणु के कारण कौन सी खाद्य जनित बीमारी है? तो इसका आंसर होगा साल्मोनेला। आप अच्छे से जानते हैं कि साल्मोनेला से साल्मोनेला टाइफी एक बीमारी, साल्मोनेला टाइफी जो है इससे क्या हो रहा है, टाइफाइड जो डिसीज है वो हो जाती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बन सकता है कि कौन सी डिसीज वाटरबॉर्न डिसीज होती है, जल जनित बीमारी। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटरबॉर्न डिसीज कौन सी है, जल जनित बीमारी, इस तरीके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइफाइड जो है, जब हम जैसे गंदा पानी पीते हैं और उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो ये हो जाता है। हैजा है, तो ये डिसीज क्या है, टाइफाइड हैजा आपकी वाटरबॉर्न डिसीज या जल जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन फूड एलर्जन। ठीक है, तो कौन सा एक सामान्य खाद्य एलर्जन के रूप में होता है? पहले तो समझिए कि एलर्जन क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एलर्जी। तो वो क्या कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी का ही दूसरा नाम होता है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि अति संवेदनशीलता। तो जब हम किसी सब्सटेंस के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, कहीं धूल उड़ रही है तो कुछ लोगों को धूल से थोड़ी सी खांसी होगी और वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जिन्हें डस्ट से या धूल से एलर्जी है तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें अस्थमैटिक अटैक आ जाए, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य खाद्य एलर्जन। तो सामान्य खाद्य एलर्जन के रूप में हम देखते हैं कि सोया जो है आपका, सोयाबीन जो होता है एक सामान्य खाद्य एलर्जन होता है। और आपने सुना होगा कि जैसे सोयाबीन, कई लोग अगर सोयाबीन खाते हैं तो सोयाबीन खाने से उन्हें लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा सोयाबीन से संबंधित कुछ अन्य बातों की बात करें तो सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ग्लाइसिन मैक्स जो है वो सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो यही सोयाबीन जो है इसमें मैक्सिमम प्रोटीन होती है, ऐसे याद रख लेना, एम मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। तो ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम होता है और इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। और हम जानते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है सोयाबीन का वो आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और सोयाबीन में मैक्सिमम प्रोटीन होती है। तो आपसे पूछा जाता है प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है। तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो सोयाबीन होता है। एक और बात जो आपको यहाँ जान लेनी चाहिए वो है प्रोटीन क्या होते हैं।
तो बहुत सिंपल से तरीके से अगर हम प्रोटीन को समझें तो प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल के बहुलक, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या होता है प्रोटीन? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल के बहुलक जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। इनमें एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है। जब ये अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं तो उनके मिलने से प्रोटीन बनती है। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है प्रोटीन पर, वो है आपका कि प्रोटीन जो है वो क्या होती है? तो प्रोटीन आपकी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक। आप लोग सुने होंगे कि जैसे एक्सरसाइज करने जाते हैं, कहीं जिम में जाते हैं तो बोलते हैं प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। तो प्रोटीन कैसा है? आपका बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है। एक और क्वेश्चन जैसे पूछते हैं कि ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है, या हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें हीम जो है वो आयरन है और यहाँ ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन होती है ब्लड में, अंडे में भी प्रोटीन होती है। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जैसे दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, तो पूछा जाता है वाइट कलर ऑफ मिल्क, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। Which of the following is not a potential food safety hazard? निम्नलिखित में से कौन संभावित खाद्य सुरक्षा खतरा नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है, आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। एक है क्रॉस कंटामिनेशन, टेम्परेचर एब्यूज, प्रॉपर हैंड वॉशिंग और फूड एलर्जेंस। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे तो इससे निश्चित रूप से फूड सेफ्टी हैजार्ड नहीं होगी। ये तो फूड सेफ्टी के लिए एक आवश्यक चीज़ है कि हमें हर बार किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को छूना है और हमारे प्रॉपर हैंड वॉश होने चाहिए। तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के लिए तापमान खतरे का क्षेत्र क्या है? तो व्हाट इज द टेम्परेचर डेंजर जोन फॉर फूड? खाने के लिए टेम्परेचर का डेंजर जोन कौन सा होता है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 41 डिग्री फ़ारेनहीट से 135 डिग्री फ़ारेनहीट जो है वो आंसर सही होगा। लेकिन आपका जो एक और एग्जैक्ट आंसर होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है 40 डिग्री फ़ारेनहीट से 140 डिग्री फ़ारेनहीट जो रेंज होती है डेंजर फूड जेन की, वो क्या होती है? 40 डिग्री फ़ारेनहीट से 140 डिग्री फ़ारेनहीट के रेंज में फूड जो है वो डेंजर जोन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर वे टू थ्रो फ्रोजन मीट? अगर जमा हुआ मांस है उसके पिघलाने का सही तरीका, जैसे रात भर रसोई के काउंटर पर छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गर्म पानी में पिघलाएं, तो इसे रेफ्रिजरेटर में या प्रशीतक में पिघलाया जाता है। ये आंसर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आप खाली छोड़ दें, गर्म पानी पिघलाएं, इस तरीके के आंसर कर सकते हैं। तो किसमें? रेफ्रिजरेटर में इसे हम पिघलाएंगे। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर को आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहले CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक गैस जो है वो इसमें भरी जाती थी। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन परत संक्षारण के लिए जिम्मेदार होती थी। तो याद रखिएगा। और इसके लिए ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जो कि 1987 में कनाडा में आया था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है रेफ्रिजरेटर से, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर जो है वो आपके स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल जो है उसमें पाई जाती है।
और ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 1987 में, और ओजोन दिवस हम 1987 से 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाते हैं। तो 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 16 सितंबर ओजोन डे, ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक खाद्य खतरे का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल फूड हैजार्ड? तो फिजिकल, ध्यान रखिएगा, खाद्य खतरा नहीं पूछा है, सिर्फ फूड हैजार्ड की बात नहीं की जा रही है, फिजिकल फूड हैजार्ड की बात की जा रही है। अब जैसे अगर आपसे देखा जाए तो बैक्टीरिया भी फूड हैजार्ड है, क्योंकि खाने जो बैक्टीरिया के कारण भी हमारा खाना खराब हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग करता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आप इसे ध्यान रखिएगा। फूड पॉइजनिंग मतलब खाद्य विषाक्तता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोस्ट्रीडियम, कौन सा बैक्टीरिया है ये? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या करता है? ये करता है फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। और जैसे ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिब्बाबंद खाना या पैकेज्ड फूड जो होता है वो किसके कारण खराब हो जाता है, तब भी आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और ये जो बैक्टीरिया या जीवाणु है ये एनारोबिक होता है। बहुत सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, एनारोबिक यानी अनऑक्सीजीवी, यानी कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जिंदा रहता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो अब अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा होता है और जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनमें हम ऑक्सीजन को एब्सेंस रखते हैं, तो ये इस स्थिति में ये क्या करता है? फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर देता है, जैसे लूज मोशन, वॉमिटिंग, कई बार डेथ भी हो जाती है लोगों की। तो ये तो हुआ, तो यानी सीधी बात है ये फिजिकल नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल एजेंट है। क्लोस्ट्रीडियम टूटेन एक एग्जांपल। फिर मोल्ट यानी कि फफूंद, तो फफूंद के कारण आप अच्छे से जानते हैं, फंगस के कारण आपका भोजन जो है गर्मियों में बहुत आसानी से खराब हो जाता है। फिर केमिकल रेसिड्यू, तो इनके कारण भी खराब होता है। केमिकल भी आपके कैसे होंगे? तो ये भी फिजिकल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें लिखा ही है केमिकल। तो अब आंसर बचता है फिजिकल का ब्रोकन ग्लास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल फूड हैजार्ड, मतलब भौतिक रूप से कौन भोजन को या खाद्य खतरे का, भौतिक खाद्य खतरे के उदाहरण के रूप में है। तो टूटा हुआ कांच जो है ये आपका भौतिक, अब जैसे आपने देखा कि कभी गलती से कोई बोतल फूट जाए या कुछ हो जाए तो खाने में आ जाती है, तो ये फिजिकली डैमेज कर रहा है हमारे भोजन को और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, गलत कैसे होगा? भौतिक की जगह अगर इन्होंने यहाँ पे जैविक पूछ लिया तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। अब जैविक में ये दोनों जैविक हैं, यानी कि बायोलॉजिकल। अब जैसे यहाँ फिजिकल की जगह क्या करते हैं वो बायोलॉजिकल फूड हैजार्ड, तो क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रसोई में तेल की आग बुझाने के लिए अनुशंसित विधि, तो व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर एक्सटिंग्विशिंग अ ग्रीस फायर इन द किचन? क्या करेंगे? पानी डालेंगे, गीले कपड़े से बुझाएंगे, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, उस पर फूंक मारेंगे। तो सिंपल सी चीज है कि भाई अगर इस तरीके की फायर है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। खाद्य पदार्थों को संभालने वालों को कितनी बार अपने हाथ धोने चाहिए? तो ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हाउ ऑफन शुड बी फूड हैंडलर्स वॉश देयर हैंड्स? अब सिंपल सी चीज है, जैसे कोई चीज छू रहा है वो बार बार, कोई रॉ मटेरियल को छुएगा तो फिर उसे हाथ धोने चाहिए। तो सिंपल, ओनली आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम, ऐसा तो नहीं है केवल वो रेस्ट रूम गया उसके बाद ही हाथ धोने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग रॉ फूड, तो जब भी वो रॉ फूड को छूता है उसके पहले और उसके बाद में उसे हाथ धोने चाहिए।
तो आंसर बी हो जाएगा आपका। वंस अ डे बिल्कुल नहीं हो सकता, ओनली व्हेन विजिबली डर्टी, मतलब जब उसके हाथ गंदे दिखे तभी छूने चाहिए। तो इस तरीके के आंसर, ये तो सरल सा क्वेश्चन है। तो बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग रॉ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कमरे के तापमान पर खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को अधिकतम कितने समय तक छोड़ा जाना चाहिए? तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट पेरिशेबल फूड शुड बी लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर? तो हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। जो कमरे के तापमान पे जो फूड खराब हो जाते हैं उन्हें हम 2 आवर्स के लिए छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के खराब होने का प्राथमिक कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फूड स्पाइलेज? अब प्राथमिक कारण जब हम बात करें कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, एक है क्रॉस कंटेमिनेशन, मतलब इसमें कुछ मिल जाए, तो ये कारण तो है लेकिन प्राथमिक कारण नहीं है। इनसफिशिएंट कुकिंग, ये प्राथमिक कारण नहीं है। कई बार आपने देखा होगा खाना पूरे तरीके से अगर नहीं पका है तो वो ऐसा तो नहीं कि पूरे तरीके से खराब हो जाए। फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर उसका स्टोरेज के कारण खराब हो सकता है लेकिन प्राथमिक कारण में ये नहीं होगा। तो सही आंसर होगा टाइम एंड टेम्परेचर अब्यूज। समय और तापमान का जब दुरुपयोग होगा, जब आपने देखा है गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है, तो यहाँ पर टाइम और टेम्परेचर जो है एक महत्वपूर्ण प्राथमिक कारण के रूप में होगा खाना के खराब होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which government agency is responsible for setting and enforcing food safety regulations in United States? संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य सुरक्षा नियमों को स्थापित और लागू करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो बेटा ये FAO है, फूड, सॉरी FDA है, FAO नहीं, सॉरी FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो संस्था है ये आपकी इसको संभालती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू हैंडल एंड स्टोर रॉ मीट टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन? क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए कच्चे मांस को संभालने और संग्रहित करने का उचित तरीका क्या होगा? तो इसे तैयार रखने के समय कंटेनर में रखें, इसे रेफ्रिजरेटर में पके हुए खाद्य पदार्थों के ऊपर स्टोर करें, कच्चे मांस के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड और बर्तन का उपयोग करें, और खाना पकाने से पहले इसे गर्म पानी से धो लें। तो सिंपल है ये, यूज सेपरेट कटिंग बोर्ड्स एंड यूटेंसिल्स फॉर रॉ मीट। तो क्या करना है इसको कि सेपरेट सेपरेट कटिंग बोर्ड और यूटेंसिल्स को रखना होगा जिससे कि वो क्या ना हो, संभालने और संग्रहित करने के लिए आसानी से रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक खाद्य खतरे का एक उदाहरण है? अब देखिए हमने वहां पर बात किया था फिजिकल फूड हैजार्ड की, कि फिजिकल क्या था। अब यहाँ क्या पूछा गया है? केमिकल फूड हैजार्ड। तो अब केमिकल में साल्मोनेला, लिस्टेरिया, पेस्टिसाइड रेसिड्यू और मोल्ड स्पोर्स। अब देखिए साल्मोनेला, लिस्टीरिया और मोल्ड स्पोर्स ये सब तो बायोलॉजिकल फूड हैजार्ड हैं क्योंकि जैविक हैं ये। तो अब बचा क्या आपका? तो पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड केमिकल होता है, तो पेस्टिसाइड जो होते हैं कीटनाशक के जो अवशेष या बचे हुए पदार्थ होते हैं वो एक केमिकल फूड हैजार्ड के रूप में काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। फिर है भंडारण के लिए पके हुए भोजन को ठंडा करने का उचित तरीका क्या है? तो व्हाट इज द प्रॉपर वे टू कोल्ड कुक्ड फूड फॉर स्टोरेज? अगर किसी फूड को स्टोर करना है तो प्रॉपर तरीका क्या? आप इसको ना ऐसे याद रख लीजिए, जैसे अगर हमें दूध को फ्रिज में रखना है तो हम क्या करते हैं? क्या गर्म दूध सीधा फ्रिज में रख देते हैं? नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसे ठंडा करते हैं, रूम टेम्परेचर पर लाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी। तो लीव इट एट रूम टेम्परेचर अंटिल इट कूल डाउन, रेफ्रिजरेट इट इमीडिएटली, प्लेस इट इन ए कवर्ड कंटेनर एंड देन रेफ्रिजरेट, फ्रीज इट एज सुन एज पॉसिबल। तो इसे जितना जल्दी हो सके फ्रिज करें नहीं, इसे एक ढके हुए कंटेनर में रखें और फिर रेफ्रिजरेट करें। तो सीधा सा है, इसे ठंडा होने तक कमरे के तापमान पर छोड़ दें नहीं, ऐसे छोड़ेंगे तो फिर वो तो खराबी हो जाएगा तब तक। तो एक ढके हुए कंटेनर में रखें और फिर रेफ्रिजरेट करें। तो प्लेस इट कवर्ड कंटेनर देन रेफ्रिजरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खाद्य सुरक्षा सिद्धांत भोजन को यथासंभव तापमान के खतरे वाले क्षेत्र से बाहर रखने पर जोर देता है? तो which food safety principle emphasize keeping food out the temperature
डेंजर जोन एज मच एज पॉसिबल, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, क्रॉस कंटेमिनेशन, टाइम एंड टेम्परेचर कंट्रोल। तो अभी भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, क्योंकि टाइम और टेम्परेचर के कारण ही तो खराब हो रही थी चीजें। तो हमें क्या करना है कि तापमान के खतरे से बचाना है, तो टाइम और टेम्परेचर का हम ध्यान रखें। फिर है ग्राउंड बीफ के लिए अनुशंसित न्यूनतम आंतरिक तापमान पकाने का कितना होना चाहिए। तो व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर फॉर ग्राउंड बीफ। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 165 डिग्री फ़ारेनहीट या 74 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचे हुए खाने को फ्रिज में रखने के सही तरीका क्या है। इसे जल्दी ठंडा होने के लिए खुला छोड़ दें, इसे उथले कंटेनर में स्टोर करें, कंटेनर में गर्म और ठंडे भोजन को एक साथ मिलाएं, उन्हें रेफ्रिजरेट करने से पहले कुछ घंटों के लिए कमरे के तापमान पर रख दें। तो सिंपल सी चीज़ है, लीव देम अनकवर्ड, अनकवर्ड तो छोड़ नहीं सकते, तो स्टोर देम इन ए सेलो कंटेनर। तो इन्हें क्या करना है, उथले कंटेनर में स्टोर करना होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैविक खाद्य खतरे का उदाहरण है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा फिजिकल फूड हैजार्ड, फिर हमने पढ़ा केमिकल। तो फिजिकल में हमने आपको बताया था ग्लास का एग्जाम्पल था उसमें, केमिकल में पेस्टिसाइड हो गया था। अब पूछा गया है बायोलॉजिकल फूड हैजार्ड क्या है। अब सीधी बात, ब्रोकन ग्लास कैसा होगा, टूटा हुआ कांच फिजिकल होगा, केमिकल रेसिड्यूज केमिकल होंगे, एलर्जेंस, ठीक है, और इकोलाई बैक्टीरिया। तो एलर्जेंस जरूरी नहीं है कि आपके बायोलॉजिकल हो, और इकोलाई, इकोलाई चूंकि एक बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और इसे या कोलाई। तो एक बार पीएससी ने पूछा है कि ई का अर्थ क्या होता है। तो ई का अर्थ होता है एस्चीरिसिया कोलाई। जो है एक यहाँ पर होते हैं, और बैक्टीरिया जैसे इकोलाई। तो इकोलाई क्या बायोलॉजिकल फूड है, बताया था कि भाई फूड पॉइजनिंग के लिए, तो फूड पॉइजनिंग के क्या इन क्वेश्चंस को, इसके, थैंक यू सो मच।